जैसा कि आपको पता है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो क्लास 10th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस पेपर जारी किए हैं, जो कि 2 प्रैक्टिस पेपर हैं, कोड ए और कोड बी। इस वीडियो में मैं आपको कोड ए का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब कोड बी की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है वो प्रैक्टिस पेपर जो हरियाणा बोर्ड ने जारी किया है। प्रैक्टिस पेपर 2022-23 क्लास 10th कोड जो है ए है, इंग्लिश सब्जेक्ट है। जो टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का वो 3 घंटे, और जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा 80 नंबर का। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आप इन इंस्ट्रक्शन को अभी पढ़ लेते हैं तो फिर बाद में आपको फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पर इंस्ट्रक्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन जो है आपका अनसीन पैसेज वाला आता है, जिसमें 3 अनसीन पैसेज दिए होंगे। उनमें से कोई 2 आपको करने हैं जो आपको आसान लगे। पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाऊंगा आप। तो ये है पहला पैसेज आपका। इसका सॉल्यूशन मैंने नोटबुक में लिख रखा है, वो मैं आपको पेपर दिखाने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाऊंगा। उसके बाद ये है सेकंड पैसेज। और ये है सेकंड पैसेज के क्वेश्चंस आंसर मैं आपको नोटबुक में दिखाऊंगा बाद में। और ये है आपका थर्ड पैसेज। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको एक एप्लीकेशन आएगी और एक लेटर आएगा। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है जो आपको आसान लगे, और आपको एप्लीकेशन की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि एप्लीकेशन जो है लिमिटेड है, यानी कि संख्या में कम है, लेटर बहुत ज़्यादा है। अगर जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन यानी कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उनकी तैयारी कर लेते हैं तो उनमें से ही एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, स्टोरी भी आ सकती है, रिपोर्ट भी आ सकती है और एडवर्टाइजमेंट भी आ सकती है, तो इनकी तैयारी करें। तीसरे क्वेश्चन में ये आएंगे। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर वाले। ग्रामर मैं आपकी यहाँ पर ही सोल्व करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखें, अटैम्प्ट एनी 12 सेंटेंसेस चूजिंग 2 फ्रॉम ईच अदर, यानी कि 12 हमने क्वेश्चन करने हैं और हर एक में से कोई 2 करने हैं जो आपको आसान लगे। पहला है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, व्हाट डैश मेक द मून गो अराउंड द अर्थ। अगर आपने टेंस कर रखे हैं तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेगा। यहाँ पर आएगा व्हाट मेक्स, सिर्फ ऐड एस ऐड करना है यहाँ पर, मेक के बाद एस और लगा दे, ये आपका आंसर होगा। व्हाट मेक्स द मून गो अराउंड द अर्थ। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, लुक सी डैश ट्रम्बल विद फियर। तो यहाँ पर देखिए लुक का मतलब होता है कि कोई आपको दिखा रहा है, तो इससे ये पता लग जाता है, यानी कि यहाँ से हिंट मिलता है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो सी इज़ ट्रम्बलिंग विद फियर, यानी कि वो भय से काँप रही है, तो यहाँ पर आंसर में इज़ आ जाएगा और ट्रम्बल में एल के बाद आई एन जी लग जाएगा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में दिस इज़ फरवरी देन द नेक्स्ट मंथ विल बी मार्च। देखिए ये महीना जो है फरवरी का है, तो अगला महीना क्या होगा इससे पता लगता है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस का। तो यहाँ पर आ जाएगा देन द नेक्स्ट मंथ विल बी मार्च, तो यहाँ पर विल आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि ये नरेशन है। तो इसका आंसर देखें पहले क्वेश्चन का, माई फादर सेड टू मी वाई हैव यू फेल्ड। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये वाली जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये जो है क्वेश्चन में है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब क्या है, माई फादर आस्क्ड मी हो जाएगा। माई फादर सेड टू को बदलना है आपको आस्क्ड में।
तो यहाँ पर बन जाएगा माय फादर आस्क्ड मी, और यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि ये जो सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाई यू का यूँ शिफ्ट हो जाएगा। कोई भी जो कनेक्टर का जो काम करते हैं वो नहीं आएगा, यानी कि इफ़ नहीं आएगा इसमें, यहाँ पर वाई यू का यूँ आ जाएगा। और उसके बाद देखना है आपको, नोटिस करना है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस में है तो उसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यानी कि सेकंड पर्सन है, तो उसको हम मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। तो वाई आई, और हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो हैव बदल जाएगा हैड में। तो यहाँ पर बनेगा वाई आई हैड फेल्ड, यानी कि माई फादर आस्क्ड मी वाई आई हैड फेल्ड, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद सेकंड देखें, ही सेड टू मी स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आपने देखा, नोट किया होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में जो है मोरल है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है चेंज नहीं होगा, ये यूं का यूं रहेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, ही सेड टू को कन्वर्ट कर देना है टोल्ड में, यानी कि इसको बदल देंगे टोल्ड में, और उसके बाद लगा देना है कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा के यहाँ पर दैट लग जाएगा, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस यूं का यूं रहेगा। ये आपका आंसर होगा, यानी कि आंसर बनेगा ही टोल्ड मी दैट स्लो एंड स्टडी विन द रेस, स्टडी इन द रेस। उसके बाद आप तीसरा सेंटेंस देखें, ही सेड टू हीज फ्रेंड प्लीज़ लैंड मी योर बुक। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो है रिक्वेस्ट है, तो आपको क्या करना है, ही सेड टू को कन्वर्ट करना है रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड हीज फ्रेंड। उसके बाद आएगा टू, कनेक्टर का काम करेगा यहाँ पर टू जोड़ने के लिए, और प्लीज़ हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट हम पहले ही लिख चुके हैं, तो प्लीज़ हट जाएगा। तो लैंड हिम, मी है ये, फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर मी, इसको हम इसके हिसाब से बदलेंगे, ही के हिसाब से, तो यहाँ पर हो जाएगा हीज हिम, लैंड हिम हीज बुक। यूअर ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो हीज बुक हो जाएगा। आपका जो सेंटेंस बनेगा, यानी कि आंसर बनेगा, ही रिक्वेस्टेड हीज फ्रेंड टू लैंड हिम हीज बुक। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल। पहला सेंटेंस है आर्टिकल में, इंक इज़ डैश यूजफुल आर्टिकल। यूजफुल, जो डैश के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है, अगर उसको प्रोनाउंस करते हैं और यूं का यूं हिंदी में लिखते हैं, यूजफुल को अगर मैं लिखूंगा तो यह से लिखा जाएगा, और यह जो आता है कै खे में आता है, और कै खे में अगर आएगा तो साउंड कै खे की साउंड आएगी, तो इस यहाँ पर जो है आंसर में ए आ जाएगा, ठीक है। और अगर साउंड आती है ए आ में से, यानी कि डैश के बाद जो भी वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये जो डैश है इसके बाद जो भी वर्ड लिखा हुआ है, अगर उसको प्रोनाउंस करते हैं और यूं का यूं हिंदी में लिखते हैं, अगर ए आ में से आवाज़ आएगी तो आंसर में आएगा एन, और अगर कै खे में से आवाज़ आएगी, यानी कि प्रोनाउंस होगा जो वर्ड, अगर उसकी कै खे में से आवाज़ आती है तो आंसर में आएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश ताजमहल इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो यहाँ पर दा आ जाएगा, क्योंकि जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, उनके सामने दा लगता है, दा आर्टिकल लगता है। उसके बाद सेकंड में भी दा आएगा, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि ये बताना चाहता है कि सबसे सुंदर। तो सुपरलेटिव डिग्री को बताने के लिए दा का यूज किया जाता है, तो आंसर में दोनों जगह पर दा आएगा। और उसके बाद है डैश रोज स्मेल स्वीट्स, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल ये आंसर है। उसके बाद देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आंसर देखें, आई हैव नो पेट्स, दे डैश बी वेरी ट्रबलसम, तो आंसर आएगा कैन, तो कैन आपका आंसर है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, द कैंडिडेट्स डैश टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, यानी कि जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसकी हिंदी जब आप करेंगे तो सेंस यहाँ पर बन रही है कि कैंडिडेट को
अपीयर होना ही पड़ेगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा दूसरे का हैव टू, यानी कि मजबूरी को बताने के लिए, प्रेजेंट की जो मजबूरी है उसको बताने के लिए हैव टू यूज़ किया जाता है। यानी कि कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, यानी कि कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए अपीयर होना ही पड़ेगा, यानी कि आना ही पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट में है डैश दैट आई वर ए मिलेनियर, यहाँ पर जो है इमेजिनरी कंडीशन को सिचुएशन बताई गई है, और इमेजिनेशन को बताने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वुड। तो यहाँ पर वुड आ जाएगा आंसर में, तीसरे में। उसके बाद नेक्स्ट है पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू करेक्ट फॉर्म जिरंड और इन्फिनेटिव। तो पहला देखिए ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा टू। उसके बाद है यू नीडंट से एनीथिंग, टू से एनीथिंग, यहाँ पर भी टू आएगा दूसरे में भी। और तीसरा है द राइस विल ग्रो वेल इन द कमिंग सीजन, तो यहाँ पर कमिंग आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पंक्चुएशन वाला। पंक्चुएशन में क्या करना है आपको, ही सेड मधु लुक्स वीक इज सी इल, तो यहाँ पर देखिए ही का जो है पहला, आपको पता है सेंटेंस के इसमें पहला वर्ड हमेशा बड़ा होता है, तो ही का एच बड़ा हो जाएगा। उसके बाद सैड, और सैड के बाद क्या होगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, यानी कि ये नरेशन वाली फॉर्मेशन है, नरेशन जैसे आती है, ऊपर हमने की भी थी नरेशन। तो सैड आ गया, तो उसके बाद कोमा लग जाता है, फिर ऊपर इन्वर्टेड कोमा लग जाता है। उसके बाद मधु नाम है, नाउन है, तो एम कैपिटल करना पड़ेगा, मधु का एम कैपिटल होगा। लुक्स वीक, वीक के बाद फिर लगा दीजिए फुल स्टॉप। उसके बाद इज का आई कैपिटल होगा और सी इल, और यहाँ पर लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो पहले का आंसर ये है। उसके बाद दूसरा है आई टेल यू सर आई हैव रीड किंग लियर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आई को कैपिटल करना है, उसके बाद टेल यू सर, यू के बाद कोमा लगाना है, उसके बाद सर के बाद फुल स्टॉप लगाएं, और फिर फुल स्टॉप लगाने के बाद आई को फिर से कैपिटल करना है, हैव रीड किंग लेयर, और किंग का के कैपिटल करें और लेयर का एल कैपिटल करें और फुल स्टॉप लगा दें। और ये सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग स्पीच में है, तो यहाँ पर कोटेशन मार्क लगेगा दोनों तरफ, सेंटेंस की स्टार्टिंग में और एंड में। उसके बाद तीसरा देखें माय आंट डॉक्टर वी एल शर्मा, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, माय का एम कैपिटल करना है, आंट के बाद जो डॉक्टर है डॉक्टर का डी कैपिटल करना है, वी को कैपिटल करें, एल को कैपिटल करें, और शर्मा का एस कैपिटल करें, लिव्स इन श्रीनगर, और उसके बाद फुल स्टॉप, बाकी यूं का यूं। तो ये है आपके आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पांचवा क्वेश्चन जो है सीन पैसेज का है, इसके आंसर जो है मैंने नोटबुक में तैयार कर रखे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पेपर है, और बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर जो है फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इसकी अच्छे से तैयारी करें दोनों प्रैक्टिस सेट की, कोड ए और कोड बी। ये कोड ए है, इसके बाद मैं कोड बी को भी अपलोड करूँगा। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन जो था आपका अनसीन पैसेज वाला था, क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर पहला क्वेश्चन जो अनसीन पैसेज है उसके जो क्वेश्चन थे उनके आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और पैसेज भी मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। फाइनल एग्ज़ाम से पहले जितने भी दोनों सेट के जितने भी पैसेज हैं, 6 पैसेज हैं, 3 ए में और 3 बी में, तीनों पैसेज का जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है यानी कि समझाना जो है वो मैं करवाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो है अगर मैं उनको समझाता हूँ तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आंसर दे दिए हैं, क्योंकि कल आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर अगर पैसेज आए तो उसका आंसर आप लिख सकें। तो पहला क्वेश्चन देखें, हाउ कैन टेलीविज़न इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि टेलीविज़न किस प्रकार जो बाहरी दुनिया है उसके बारे में हमारी जानकारी को बढ़ाता है।
तो आंसर देखें, टेलीविज़न कैन इंक्रीज़ आवर नॉलेज, टेलीविज़न जो है हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकता है, बढ़ा सकता है, ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि बाहरी दुनिया के बारे में। देयर आर हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स, यहाँ पर जो हैं अच्छी क्वालिटी के प्रोग्राम्स हैं, दैट हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं अंडरस्टैंड, समझने में, मैनी फील्ड्स, बहुत सारे क्षेत्रों को, ऑफ स्टडी यानी कि अध्ययन के, जैसे कि साइंस है, मेडिसिन है और डिफरेंट आर्ट और अलग अलग तरह के कलाएं, आर्ट्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज इट बेनिफिट द नॉन नेटिव स्पीकर्स, तो ये किस प्रकार से नॉन नेटिव स्पीकर्स जो हैं यानी कि जो जिनको मातृभाषा से अलग भाषा सीखनी है, तो उनकी ये कैसे मदद करता है टेलीविज़न। तो आंसर देखिए, टेलीविज़न ऑफर्स नॉन नेटिव स्पीकर्स द एडवांटेज ऑफ डेली इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस, यानी कि डेली जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज की वो प्रैक्टिस करवाता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप टेलीविज़न के माध्यम से। दे कैन इंक्रीज देयर वैकेबुलरी, आपकी वैकेबुलरी को यानी कि शब्द के बारे में जो ज्ञान है उसको बढ़ा सकता है। एंड प्रैक्टिस लिसनिंग, और आप सुनकर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद है, हाउ डज टेलीविज़न हैव ए पावरफुल नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स लिव, कहता है कि टेलीविज़न का कैसे लोगों के जीवन पर नेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रभाव है। आंसर देखें, वाइल एंटरटेनिंग, यानी कि जब हम मनोरंजन करते हैं, वॉचिंग टीवी कैन काजेज नेगेटिव इफ़ेक्ट, यानी कि जो टीवी हम देखते हैं उस वो कारण बन सकता है नेगेटिव इफ़ेक्ट का, ऑन फिजिकल हेल्थ, यानी कि हमारे शरीर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, यानी कि हमारी हेल्थ के ऊपर यानी कि स्वास्थ्य के ऊपर इसका नेगेटिव बुरा प्रभाव पड़ता है। पीपल स्पेंड एवरेज 6 आवर और मोर ए डे ऑन वॉचिंग टीवी, कहता है कि लोग जो है ना 6 घंटे से ज़्यादा या फिर इससे ज़्यादा, 6 घंटे या इससे ज़्यादा एक दिन में जो है टाइम टीवी देखने में बिता देते हैं। रीसेंट स्टडीज़, यानी कि हाल में जो स्टडीज़ हुए हैं, जो अध्ययन हुए हैं, सो दैट दर्शाते हैं, दिखाते हैं, आफ्टर ओनली 30 सेकेंड ऑफ टेलीविज़न, यानी कि 30 सेकेंड टेलीविज़न देखने के बाद ए पर्सन ब्रेन रिलैक्स, यानी कि एक व्यक्ति का जो ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाता है। द सेम वे, बिल्कुल उसी तरह से, दैट इट डज जस्ट बिफोर द पर्सन फॉल अस्लीप, यानी कि सोने से पहले जो व्यक्ति की अवस्था होती है बिल्कुल वैसी अवस्था में जो है हमारा ब्रेन चला जाता है जब हम टीवी देखते हैं और उसके 30 सेकंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न वाचिंग ऑन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का टेलीविज़न देखने से क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों के ऊपर टेलीविज़न देखने से। आंसर देखिए, चिल्ड्रन हु व्यू ए लॉट ऑफ टेलीविज़न, यानी कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं, कैन ऑफन कंसंट्रेट ऑन ए सब्जेक्ट फॉर ओनली 15 to 20 मिनट्स, कहता है कि ऐसे बच्चे जो है अपने विषय के ऊपर केवल 12 से 15 मिनट तक ही कंसंट्रेट यानी कि ध्यान दे पाते हैं। चिल्ड्रन स्टेयर एट ए टेलीविज़न स्क्रीन फॉर मोर आवर ईच डे देन दे डू एनीथिंग एल्स, यानी कि टेलीविज़न के ऊपर बच्चे जो सामान्य प्रतिक्रिया है यानी कि जो सामान्य जो गतिविधियां हैं बच्चों की, उससे ज़्यादा समय जो है वो टेलीविज़न पर बिताते हैं, इंक्लूडिंग स्टडी, जैसे कि स्टडी से रिलेटेड, एंड स्लीपिंग, यानी कि जितना बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, उससे ज़्यादा समय वो बच्चे जो है टेलीविज़न देखने में व्यतीत करते हैं। यहाँ पर 2 मेन बातें बताई गई हैं, यानी कि जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, यानी कि उनका ध्यान पढ़ाई में कम लगता है, और ज़्यादा समय जो है वो दूसरी गतिविधियाँ जो बच्चों की अन्य गतिविधियाँ हैं जैसे कि खेल कूद है और जो सोना है, उससे ज़्यादा समय वो टीवी देखने में बिताते हैं। टेलीविज़न काजेज पीपल टू बिकम डिससेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स, यानी कि कैसे टेलीविज़न जो है कारण बन गया है लोगों के कि वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। आंसर देखें, अनदर डिसएडवांटेज इज़ दैट, यानी कि जो दूसरा अन्य जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो हानियां हैं, इज़ दैट टेलीविज़न ऑफन काजेज पीपल टू बिकम डिससेटिस्फाइड विद देयर ओन लाइफ, यानी कि टेलीविज़न की वजह से लोग जो हैं डिससेटिस्फाई है यानी कि असंतुष्ट हो गए हैं अपने जीवन से। रियल लाइफ डज नॉट सीम सो एक्साइटिंग, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को जो रियल लाइफ यानी कि वास्तविक जो जीवन होता है उसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिखती। टू दीज पीपल
टू मैनी पीपल, बहुत से लोगों के लिए टेलीविज़न बिकम मोर रियल, कहता है कि टेलीविज़न जो है ज़्यादा रियल बन गया है, ज़्यादा वास्तविक बन चुका है, देन रियलिटी मतलब वास्तविकता से। एंड देयर ओन लिव्स सीम बोरिंग, और उनको खुद अपना जो जीवन होता है वो बोरिंग दिखाई देता है, और टेलीविज़न का जो जीवन होता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। उसके बाद सेकंड पैसेज है, सेकंड पैसेज का एक क्वेश्चन जो है ये पहला क्वेश्चन है, विच वर्कआउट एक्सरसाइज डिड द रिसर्चर्स स्टडी इन पर्टिकुलर। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो रिसर्चर्स हैं, जो अध्ययन करता है, उन्होंने किस वर्कआउट के ऊपर यानी कि किस एक्सरसाइज के ऊपर अध्ययन किया है। तो आंसर देखें, द रिसर्चर्स फोकस्ड ऑन रनिंग, कहता है कि रिसर्चर्स ने जो है फोकस किया है किसके ऊपर, रनिंग के ऊपर, बिकॉज सो मैनी ऑफ द नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स वर रनर्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट हैं वो रनर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, ऑन व्हाट डज द क्वांटिटी ऑफ आवर एक्सरसाइज डिपेंड, यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज करने की जो मात्रा है, यानी कि कितनी मात्रा में हम एक्सरसाइज करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है। आंसर देखें, द क्वांटिटी ऑफ आवर एक्सरसाइज, यानी कि जो मात्रा है हमारी एक्सरसाइज की, डिपेंड ऑन योर रीजन्स, वो हमारे कारण के ऊपर आधारित है, फॉर एक्सरसाइज, जिसके लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑन योर स्टार्टिंग पॉइंट, आपके स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आधारित है, एंड ऑन हाउ क्विक यू वांट टू अचीव योर गोल, और कितनी जल्दी आप अपना गोल जो है यानी कि लक्ष्य जो है प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि इन चीज़ों के ऊपर जो है आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस इन वर्कआउट, यानी कि वर्कआउट के समय, एक्सरसाइज के समय जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करें। टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस यू माइट वांट टू बिकम वर्चुअल फ्रेंड्स विद पीपल, यानी कि आपको लोगों के साथ वर्चुअल फ्रेंड बनना है, हु आर जस्ट लिटिल बिट स्लोअर, जो आपसे थोड़े बहुत स्लो हैं, देन यू आर, जितने आप हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वेदर इफेक्ट एक्सरसाइज, कहता है कि वेदर यानी कि मौसम कैसे इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है एक्सरसाइज को। हाई और लो टेम्परेचर, यानी कि जब तापमान ज़्यादा हो या फिर कम हो, रेन यानी कि बारिश हो, स्नो हो, बर्फ़ हो, और विंड हो यानी कि तेज़ हवाएं चल रही हो, मे ऑल सर्व टू डिक्रीज द प्लेजर ड्राइड फ्रॉम आउटडोर एक्टिविटीज़, तो ये प्रभावित करती हैं जो आपके आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द साइंटिस्ट फाइंड व्हेन दे क्रॉस correlated 5 years of data from global weather stations। आंसर देखें, द रिजल्ट क्लियरली शोड दैट रनर्स डू इन्फ्लुएंस वन अनदर, यानी कि जो रनर्स जो है साफ साफ दिखाई देता है स्टडी से कि जो रनर्स जो हैं प्रभावित होते हैं एक दूसरे से, द साइंटिस्ट फाउंड, यानी कि साइंटिस्ट ने पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई, दोनों में से कोई एक करना है आपको फाइनल एग्जाम में। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज स्पेशल कोचिंग क्लास इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, यानी कि एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को प्रार्थना करते हुए कि वो व्यवस्था करें अतिरिक्त क्लासेस की इंग्लिश सब्जेक्ट में। उसके बाद जो दूसरा है, यू आर सोमवती सोमवीर राइट ए लेटर टू द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर स्लम एरिया, इनसैनिटरी कंडीशन के बारे में है। तो यहाँ पर मैंने जो पहले वाली है उसका आंसर लिखा हुआ है। आंसर देखें, टू द प्रिंसिपल SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक, सब्जेक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल कोचिंग क्लासेस, रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी कि आदर सहित, आई विश टू सबमिट बिफोर यू यूर गुड सेल्फ, यानी कि आपके सामने जो है बताना चाहता हूँ, ए बिग प्रॉब्लम, यानी कि बड़ी समस्या ऑफ 10th A क्लास, यानी कि 10वीं A क्लास की। सर एज यू आर वेल अवेयर, सर जैसा कि आप अच्छी तरह से परिचित हैं, अवेयर का मतलब होता है परिचित होना, दैट आवर इंग्लिश टीचर श्री आर शर्मा, जो हमारे इंग्लिश टीचर हैं श्री आर शर्मा, इज़ ऑन लीव, यानी कि वो छुट्टियों पर हैं, फॉर द लास्ट 2 मंथ, यानी कि पिछले 2 महीने से। सो वी हैव नो रेगुलर टीचर इन दिस सब्जेक्ट, इसलिए हमारे पास इस विषय में, इस सब्जेक्ट में कोई भी रेगुलर टीचर नहीं है, फॉर ऑल दिस पीरियड, यानी कि इस समय के दौरान, यानी कि 2 महीनों के दौरान। आवर सिलेबस इज़ फार बिहाइंड फॉर दिस सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सिलेबस है बहुत पीछे है इस विषय में, दिस सब्जेक्ट।
द एनुअल एग्जामिनेशन आर ड्रॉइंग नियर, जो फाइनल एग्जाम है वो पास आ चुके हैं। सर इट विल पुट ए वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर रिजल्ट, कहता है कि इसका हमारे रिजल्ट के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। देयर फॉर, इस प्रकार यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है, टू अरेंज ए स्पेशल कोचिंग क्लास, की व्यवस्था करें, अरेंज करना यानी कि व्यवस्था करना, स्पेशल कोचिंग क्लासेस की इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश विषय में। आफ्टर द स्कूल आवर्स, यानी कि स्कूल के आवर्स के बाद, यानी कि छुट्टी के बाद। ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, यानी कि सभी विद्यार्थी हमारे क्लास के, आर वेलिंग मतलब चाहते हैं, टू अटेंड करना, शामिल होना, दीज क्लासेस मतलब इन क्लासेस में। एनी टीचर ऑफ इंग्लिश इज़ एक्सेप्टेबल टू अस, कहता है कि कोई भी टीचर इंग्लिश विषय का जो है वो स्वीकार्य है हमें। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। टेलीफोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, बट इट हैज़ आल्सो बिकम ए नॉइजेंस फॉर द सेम, राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक टेलीफोन ए नॉइजेंस, यानी कि ये पैराग्राफ आया हुआ है। और दूसरा है राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट है, इन अबाउट 40 वर्ड्स ऑन एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ योर स्कूल टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। तो ये सेकंड वाली जो है इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। आंसर देखें, रिपोर्ट बाय सुमित। द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ आवर स्कूल वाज हेल्ड ऑन 6 फरवरी 2022। जो एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, ऐसी चीज़ जो साल में एक बार हो उसको एनुअल बोलते हैं। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो वार्षिक प्राइज होता है इनाम, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बांटना। फंक्शन जो है हमारे स्कूल का हुआ था 6 फरवरी 2022 को। द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ करनाल वाज द चीफ गेस्ट, जो डेप्यूटी कमिश्नर है यानी कि ये पोस्ट है करनाल के हैं, वाज द चीफ गेस्ट, ये चीफ गेस्ट थे यानी कि मुख्य अतिथि थे। एंड द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे ऑफ करनाल के, वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर, ये थे गेस्ट ऑफ ऑनर। द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी मेरिट आई है, जो 10वीं और 12वीं का जब रिजल्ट आता है तो ऐसे बच्चे जिनको 75 से ऊपर नंबर आते हैं उनकी मेरिट आती है, तो ऐसे छात्र जिनकी मेरिट आई है। एंड द विनर्स, और विजेता है ऑफ डिफरेंट इवेंट, अलग अलग इवेंट्स के, डूरिंग द सेशन के दौरान, जैसे कि आपका जो सेशन चल रहा है अब 2022 और 23 सेशन के दौरान जो विनर्स हैं वर अवार्डेड, कहता है कि उनको सम्मानित किया गया, अवार्ड किया गया, इनाम दिया गया। द प्रिंसिपल रीड द एनुअल रिपोर्ट, प्रिंसिपल ने एनुअल रिपोर्ट रीड की, पढ़ी। द डेप्यूटी कमिश्नर प्रेज द ग्लोरियस परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्कूल, कहता है कि जो डेप्यूटी कमिश्नर है, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, ग्लोरियस परफॉर्मेंस शानदार जो परफॉर्मेंस दी है हमारे स्कूल ने, यानी कि उसकी प्रशंसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर। पहला जो क्वेश्चन था उसमें अनसीन पैसेज थे, और अब जो है सीन पैसेज है, यानी कि जो आपके पाठ्य पुस्तक से आते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर पैसेज के बारे में लिखा हुआ है, हीज पेरेंट्स एंड हीज, उसके बाद फ्लैपिंग हीज विंग्स, ये पैसेज यहाँ से स्टार्ट है। उसके नीचे जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं पैसेज को। नेम द राइटर ऑफ दीज लाइन, तो आंसर है लैम ऑफ फ्लहर्टी। नेम द चैप्टर ऑफ दीज लाइन, यानी कि ये जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है, हीज फर्स्ट फ्लाइट, ये है चैप्टर का नाम। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज ग्रीन फ्लोरिंग रेफर टू, यहाँ पर ग्रीन फ्लोरिंग का क्या मतलब है। द ग्रीन फ्लोरिंग रेफर्स टू द ग्रीन सरफेस ऑफ सी, यानी कि जो सी का जो सरफेस है, जो यानी कि समुद्र की जो सतह है, उसको बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द होल फैमिली प्रेज एंड रिवार्ड द सक्सेस ऑफ द सीगल्स फ्लाइट। आंसर देखें, ऑल द फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट हीज विक्ट्री बाय चीयरिंग एंड डांसिंग अराउंड हिम, कहता है कि सभी परिवार के जितने भी सदस्य थे वो सेलिब्रेट करते हैं उसकी जीत को, विक्ट्री को, बाय चीयरिंग यानी कि प्रशंसा करके, और डांस करके, अराउंड हिम उसके चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज पीसीज, तो स्क्रैप्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट पैसेज है, दूसरा पैसेज। पैसेज स्टार्ट होगा मिडवे बिटवीन मैसूर और लास्ट लाइन होगी इन प्राइम कॉर्नर। पहला क्वेश्चन है इस पैसेज का, हु इज़ द राइटर ऑफ दीज लाइन, तो राइटर कौन है इसका, लोकेश अब्रोल। और नाम क्या है इस पार्ट का, नाम है कॉर्ग। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफर टू एज ए पीस ऑफ हेवन, तो आंसर है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। आंसर में कोर्ग आएगा और बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, यानी कि इसकी नेचुरल जो ब्यूटी है उसकी वजह से इसको पीस ऑफ हेवन बोला गया है, किसको, कोर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मैनी टूरिस्ट नॉट विजिट इट ड्यूरिंग मॉनसून, कहता है कि मॉनसून के दौरान यहाँ पर जो विजिटर हैं वो क्यों नहीं आते। आंसर देखें, ड्यूरिंग मॉनसून देयर इज ए हैवी रेनफॉल, कहता है कि मॉनसून के दौरान यहाँ पर भारी बारिश होती है। दैट इज़ वाई मैनी टूरिस्ट डू नॉट विजिट दिस प्लेस ड्यूरिंग मॉनसून, इस वजह से इस मौसम के दौरान यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं आता। उसके बाद तीसरा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ बिगिनिंग, तो इसका आंसर है कमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है, ये स्टार्टिंग है पैसेज की, ये एंड है, और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखें, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लाइन, तो ये जो लाइनें हैं कौन से पार्ट से, इसका राइटर कौन है, तो आंसर है बेटी रेंसा। और उसके बाद नेम द चैप्टर ऑफ दीज लाइन, चैप्टर का नाम बताना है, तो आंसर है इसका द सरमन एट बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बुद्धा गिव दिस सरमन टू कीजा गौतमी, कहता है कि जो बुद्धा है वो अपना उपदेश कीजा गौतमी को क्यों देते हैं। आंसर देखें, द बुद्धा गेव दिस सरमन टू कीजा गौतमी टू कंसोल, यानी कि कंसोल कराने के लिए, उसे चुप कराने के लिए, हर बिकॉज हर सन हैड डाइड, क्योंकि उसका बेटा जो है मर चुका था। व्हाट इज द फेट ऑफ मोरल्स इन द वर्ल्ड, मोर्टल इन द वर्ल्ड। आंसर देखें, द फेट यानी कि जो भाग्य है ऑफ मोर्टल्स इज इनविटेबल डेथ ऑफ ऑल, यानी कि जो डेथ है वो इनविटेबल है, यानी कि वो इनविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके, जो निश्चित हो। नो वन कुड अवॉइड डाइंग, यानी कि कोई भी जो है मृत्यु से बच नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज टू किलिंग ऑफ एनिमल फॉर देयर मीट, तो इसका आंसर है स्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज डू यू फाइंड इन एनी फ्रैंक, एक्सप्लेन। और उसके बाद दूसरा है, चॉइस में दिया गया है, दो चॉइस होंगी, दोनों में से कोई एक आपको करना है। What did Valley find out about the bus journey? How did she find out these details? आंसर देखें, वैली फाउंड आउट दैट द बस जर्नी टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, यानी कि वैली को पता लगा कि जो बस की यात्रा है शहर के लिए वो केवल 45 मिनट की है। एंड द टू वे फेयर वाज 60 पैसे, और दोनों तरफ का जो किराया है वो 60 पैसे हैं। सी फाउंड आउट दीज डिटेल्स बाय लिसनिंग केयरफुली, सी फाउंड आउट यानी कि उसको पता चली ये दीज डिटेल्स यानी कि ये डिटेल्स, बाय लिसनिंग केयरफुली ध्यान से सुनकर, टू द कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत, बिटवीन हर नेबर, बिटवीन बीच में, किन के बीच में, उसके जो पड़ोसी थे उसके बीच में, एंड पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस, और वो लोग, एंड पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस, यानी कि वो लोग जो लगातार बस को यूज़ करते हैं। एंड आस्क्ड ए फ्यू क्वेश्चन हेयर एंड देयर, और इधर उधर कुछ क्वेश्चन पूछकर। दिस वे, इस प्रकार, सी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल, इस तरह से उसने प्राप्त की वेरी स्मॉल डिटेल, बहुत कम जानकारी, अबाउट द बस जर्नी, मतलब बस बस की यात्रा के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आंसर एनी 30 to 40 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि नीचे दिए गए क्वेश्चनों के जो जवाब हैं 30 से 40 शब्दों में देने हैं।
पहला क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, यानी कि मंडेला जो है इंटरनेशनल लीडर्स का किस लिए धन्यवाद करता है। तो आंसर देखें, ही थैंक्ड द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम, यानी कि वो धन्यवाद करता है इंटरनेशनल लीडर्स का आने के लिए। टू ग्रेस द ओकेजन, उन्होंने क्या जो है ओकेजन की जो जो अवसर जहाँ उसको क्या कर दिया, उसकी शोभा को बढ़ा दिया। ऑफ द इनोग्रेशन, जो कि इनोग्रेशन थी, इनोग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। ऑफ द ब्लैक गवर्नमेंट, यहाँ पर क्या हो रहा था, ब्लैक गवर्नमेंट, यानी कि अफ्रीका के अंदर ब्लैक गवर्नमेंट की इनोग्रेशन हो रही थी, यानी कि स्थापना हो रही थी। इट इज़ ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये क्या है, एक कॉमन विक्ट्री है। कॉमन विक्ट्री का मतलब है जो सभी के लिए हो। फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। फॉर पीस, शांति के लिए। एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, कहता है कि एनी जो है एक डायरी रखना क्यों चाहती थी। आंसर देखिए, एनी फ्रैंक वांट टू कीप ए डायरी, एनी फ्रैंक चाहती थी डायरी रखना, बिकॉज क्योंकि सी हैज़ नो फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। इन होम सी कैन कन्फाइड, जिसमें वो विश्वास कर सके। सेकेंडली, दूसरी बात है, सी कैन नॉट डिस्कस हर डे टू हैपन्स, सी कैन नॉट डिस्कस, यानी कि वो डिस्कस नहीं कर सकती थी डे टू हैपन, यानी कि जो दिनचर्या है, जो दिन में जो भी घटनाएं घटती हैं, विद एनीवन, किसी के साथ भी। बट सी वुड बी एबल टू रिकॉर्ड दीज हैपनिंग इन ए डायरी, परंतु वो जो है ये जितनी भी घटनाएं हैं उनको रिकॉर्ड कर सकती थी, यानी कि ये जो हैपनिंग है, जो घटित हुआ है डायरी में, यानी कि बट सी वुड बी एबल, यानी कि वो इस लायक थी कि वो रिकॉर्ड कर सकती, यानी कि लिख सकती थी दीज हैपनिंग, यानी कि इन घटनाओं को, इन ए डायरी मतलब डायरी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडाज फादर, यानी कि मैडी जो है कैसा महसूस करती है सुनने के बाद नोट को, यानी कि चिट्ठी को, फ्रॉम वेंडाज फादर, जो वेंडा के फादर ने लिखी थी। आंसर देखें, मैडी इज़ वेरी सैड, मैडी जो है बहुत उदास है। सी फील्स ग्रेटली हर्ट, यानी कि उसको बहुत बुरा महसूस होता है। सी हैज़ ए वेरी सिक फीलिंग, यानी कि उसको बुरा महसूस होता है। इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, यानी कि दिल से। सी हैज़ ए फीलिंग टू गो एंड टेल वेंडा दैट, सी हैज़ ए फीलिंग, यानी कि उसको महसूस हो रहा था कि वो जाए और बताए वेंडा को दैट की दे हैडंट मीन्ट, यानी कि वो नहीं चाहते थे टू मेक फन, यानी मेक फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ऑफ हर मतलब उसका, यानी कि वो नहीं चाहते थे उसका मजाक उड़ाना। एंड हर्ट हर फीलिंग, और उसकी भावनाओं को चोटिल करना, यानी कि उसको दुख पहुंचाना नहीं चाहते थे, यानी कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू ट्रैवल विद द ऑटर, यानी कि ऑटर का मतलब होता है ऊत बिलाव। ऑथर जो है, ऑथर मतलब लेखक, कैसे मैनेज कर पाया कि वो यात्रा कर सके ऑटर के साथ। मिज वाज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाय एयर, मिज को ट्रांसपोर्टेड किया गया, यानी कि भेजा गया इंग्लैंड में, बाय एयर मतलब एरोप्लेन द्वारा। द ऑथर न्यू दैट, ऑथर जानता था कि द ब्रिटिश एयरलाइन, जो ब्रिटिश एयरलाइन है, डिडेंट फ्लाई एनिमल्स, वो एनिमल्स को फ्लाई करने की अनुमति नहीं देती। सो ही बुकड ए फ़्लाइट टू पेरिस, इसलिए उसने बुक की फ़्लाइट पेरिस के लिए, ऑन अनदर एयरलाइन, यानी कि दूसरी एयरलाइन में। एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से, टू लंदन, और फिर वहाँ से लंदन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज गौतमा बुद्धा, वेयर वाज ही बोर्न। आंसर देखें, गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन 563 BC, यानी कि गौतम बुद्धा का जन्म 563 BC में हुआ था। हीज नेम वाज सिद्धार्था, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा। ही वाज ए प्रिंस, वो एक राजकुमार थे। ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, उनको भेजा गया पढ़ने के लिए। एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में। ही रिटर्न होम, वो वापस आए घर। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 सालों के बाद। देन ही वाज मैरिड, तब उनकी शादी की गई। टू ए प्रिंसेस, यानी कि राजकुमारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये पोएम से है, स्टैंजा दिया गया है पोएम का, स्टार्टिंग है उसकी विंड्स रस
और लास्ट में है द टालेस्ट ओक। क्वेश्चन देखें, स्टेंजा आएंगे, जिस तरह से अनसीन पैसेज आया था, फिर सीन पैसेज आया था, उसके बाद पोयम में से स्टेंजा आते हैं दो, और उन दोनों में से कोई एक आपको करना है जो आपको आसान लगे। तो क्वेश्चन है पहला, हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स? तो आंसर है एंड्रिनी रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएम ऑफ दीज लाइन। कवि कौन है? नेम द नेम द पोएम ऑफ दिस लाइन, यानी कि कवि कौन है इन कविता का? तो जो पोएम जो है, कविता जो है, उसका नाम है द ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज दैम इन द फर्स्ट लाइन रेफर टू? यानी कि जो पहली लाइन में जो दैम है वो किसको बोला गया है? तो आंसर है ट्रीज को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मून लुक लाइक? चांद किसकी तरह दिखाई दे रहा था? तो आंसर है ब्रोकन मिरर की तरह, टूटे हुए शीशे की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द रेज ऑफ द मून फॉल? यानी कि चांद की जो किरणें थी वो किस पर गिर रही थी? तो आंसर है ऑन द टालेस्ट ओक। ओक जो है पेड़ का नाम है। उसके बाद ये दूसरा स्टेंजा है, स्टार्टिंग है बेलिंडा इज एज ब्रेव और नाइस सेफ कैज, ये लास्ट में है। पहला क्वेश्चन है इस स्टेंजे का, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन? यानी कि कवि कौन है इस पोएम का? तो ओडेन नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएम ऑफ दिस लाइन। कविता का नाम बताना है। आंसर है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये कविता का नाम है। उसके बाद है, हु इज़ एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स? तो आंसर है बलिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर? यानी कि लॉयन का पीछा किसने किया? इंक एंड ब्लिंक ने। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ए टाइगर बिकम ब्रेवर इन ए रेज? आंसर है यस, लाइक ए टाइगर मस्टर्ड शोज हीज ब्रेवरी इन एंगर। रेज का मतलब होता है एंगर, क्रोध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी कि 100 शब्दों में आंसर देना है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डिस्कस। और दूसरा क्वेश्चन है, समराइज द पोएम अमेंडा इन योर ओन वर्ड्स। आंसर देखें, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी जो ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इज़ दैट वन मे हैव द वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हीज लाइफ, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो है बुरा दिन और बुरा समय आ सकता है। बट ए लिटिल गुड थिंग, परंतु जो छोटी सी चीज़ें हैं, कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग, कहता है कि वो शानदार बन सकती हैं। द क्रो, द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट आर सम बैड साइन, कहता है कि जो कोआ है, हेमलॉक ट्री है और डस्ट है, वो जो है इन तीनों को बैड साइन बोला है, यानी कि प्रतीक है, चिन्ह है बुराई के। दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, जिससे लोगों को ये पता लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, यानी कि ये नेगेटिव जो है इमेज है इनकी। उसके बाद है, इन द पोएट इन द पोएम, जो कवि है कविता के अंदर, कवि है जो कविता के अंदर, आई थिंक, मेरा मानना है, इज ऑलरेडी अपसेट, वो पहले से ही उदास है। दिस इज़ वाई, इस वजह से, ही कम्स आउट ऑफ हीज होम, इसलिए वो अपने घर से बाहर आता है। टू वंडर, घूमने के लिए, भटकने के लिए। इन द स्नो, मतलब बर्फ़ में। बट ए क्रो सेक एंड स्नो फेल्स ऑन हिम, कहता है कि कौवा जो है, जैसे कि कौवा जब किसी टहनी से उड़ता है तो जो टहनी होती है वो हिल जाती है, तो उसको सेक करना कहते हैं। एंड स्नो फॉल्स ऑन हिम, और जो स्नो होती है वो उसके ऊपर गिर जाती है, यानी कि कवि के ऊपर। विच मेक्स हिम हैप्पी, जिससे कवि जो है खुश हो जाता है, यानी कि उसका मूड चेंज हो जाता है। द पोएम गिव्स अस द मैसेज, जो पोएम है वो हमें मैसेज देती है, संदेश देती है। दैट वन शुड होप फॉर द बेस्ट इन द वर्स्ट, यानी कि बुरे में भी जो है व्यक्ति को अच्छे के लिए उम्मीद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है,
व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम ए टाइगर इन द जू, यानी कि जो पोएम है टाइगर इन द जू, कहता है कि इससे क्या मैसेज मिलता है आपको। द पोएट वांट्स टू कन्वे, जो कवि है वो चाहता है कन्वे करना, बताना, दैट लाइक ह्यूमन बींग्स, यानी कि एक इंसान की तरह, एनिमल आल्सो लाइक फ्रीडम, जानवर भी जो हैं पसंद करते हैं आज़ादी को। दे डू नॉट वांट टू बी केज्ड, यानी कि वो नहीं चाहते कि उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाए। दे कैन नॉट लिव ए मिजरेबल लाइफ, कहता है कि वो एक दयनीय जीवन नहीं जी सकते। What does in the world of possession means in the poem The Ball poem? आंसर देखें, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेसन, यानी कि पोजेसन का मतलब होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना, अधिकार करना। मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स पोजेस मटेरियल, यानी कि जो इंसान है जो वो पोजेस कर रहे हैं, मतलब धारण करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं मटेरियल थिंग्स को, यानी कि मटेरियल थिंग का मतलब होता है, मटेरियल थिंग का मतलब होता है भौतिक चीज़ें। दे वांट टू कलेक्ट मोर एंड मोर मनी, कहता है कि वो चाहते हैं कलेक्ट करना, इकट्ठा करना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, एंड थिंग्स मतलब वस्तुएं, चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर ट्रीज इन द पोएम द ट्रीज, कहता है कि जो पोएम है द ट्रीज, उसमें जो है ट्रीज कहाँ पर हैं। वट डू देयर रूट्स, उनकी जड़ें क्या कर रही हैं। देयर लीव्स, उसके पत्ते, एंड देयर ट्विंग्स, टहनियाँ, डू। आंसर देखें, द ट्रीज इन द पोएम आर डेकोरेटिव ट्रीज, कहता है कि जो ट्रीज हैं कविता के अंदर वो डेकोरेटिव ट्रीज है, यानी कि जो सजावटी ट्रीज होते हैं, जो सजाने के काम आते हैं, नकली के, यानी कि। एंड दे आर इनसाइड द हाउस, और वो घर के अंदर हैं। दे आर इन द पोट्स एंड पेन्स, यानी कि जो डेकोरेटिव ट्रीज को सजाने के लिए जो पोट्स होते हैं ना, और पेन्स होते हैं, यानी कि जिसके अंदर उन डेकोरेटिव ट्रीज को रखा जाता है, उनको बोलते हैं पोट्स और पेन। देयर रूट्स ट्राई टू फ्री, कहता है कि उनकी जो जड़ें हैं फ्री देमसेल्फ, अपने आप को आज़ाद करना चाहती हैं। फ्रॉम द क्रैक्स, यानी कि दरारों से। इन द वरांडा, जो वरांडा डोर में, यानी कि वरांडा के दरवाजे में है। देयर लीव्स, उनकी पत्तियाँ। गो टूवर्ड्स द ग्लास, कहता है कि वो ग्लास की ओर जाती हैं। स्मॉल ट्विंग्स बिकम स्टिफ, और जो छोटी टहनियाँ जो हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, जकड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 शब्दों, यानी कि 100 शब्दों में आंसर देना है। डिस्क्राइब भोलीज एक्सपीरियंस ऑन हर फर्स्ट डे एट स्कूल एंड द रोल ऑफ द टीचर, यानी कि एक्सपीरियंस, यानी कि भोली जो पहले दिन स्कूल में जाती है तो उस अनुभव के बारे में बताना है, और उनके टीचर के बारे में। और दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू रिटर्न द स्टोलन मनी, वट लाइट डज इट थ्रो ऑन हिज कैरेक्टर, कहता है कि वाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू रिटर्न हिज स्टोलन मनी, कहता है कि हरी सिंह क्यों निर्णय लेता है कि वो चुराया हुआ पैसा वापस कर देगा, और इससे उसके कैरेक्टर के ऊपर क्या प्रकाश पड़ता है, यानी कि क्या पता लगता है उसके कैरेक्टर के बारे में। आंसर देखें, भोलीज फादर टुक हर टू स्कूल, यानी कि भोले के पिताजी उसे स्कूल ले गए। सी वाज गिवन ए क्लीन ड्रेस, उसको एक साफ़ सुथरी ड्रेस दी गई टू वियर, पहनने के लिए। एट फर्स्ट, सबसे पहले भोली डिड नॉट इन्जॉय हर फर्स्ट डे, सबसे पहले भोली ने अपना पहला दिन इन्जॉय नहीं किया, इन स्कूल मतलब स्कूल में। सी फेल्ट, उसने महसूस किया। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर, यानी कि उसको डर महसूस हुआ। सी सा मैनी गर्ल्स ऑफ हर ऑन एज, उसने देखी बहुत सारी लड़कियां उसकी एज की, यानी कि उसकी उम्र की। द टीचर आस्क्ड हर नेम, टीचरों ने उससे उसका नाम पूछा। भोली कुड नॉट टेल हर नेम, भोली जो है अपना नाम नहीं बता पाई। इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था। सी स्टैमर्ड, क्योंकि वो हकलाती थी। द टीचर स्पोक टू हर, कहता है कि टीचर जो है बोले उससे। इन ए सॉफ्ट एंड सूथिंग वॉइस, यानी कि सॉफ्ट, आराम से और पुचकारने वाली आवाज़ में। सी टोल्ड भोली दैट सी वुड बी द मोस्ट लर्न पर्सन इन द विलेज वन डे। सी टोल्ड भोली, यानी कि उन्होंने बताया भोली को कि दैट की सी वुड बी द मोस्ट लर्न पर्सन, यानी कि वो सबसे पढ़ी लिखी महिला बन जाएगी, लड़की बन जाएगी। इन द विलेज, गाँव में। वन डे मतलब एक दिन। सी वुड बी एबल टू स्पीक विदाउट स्टैमर, और वो इस लायक हो जाए कि वो बिना हकलाए वो बोल सके। पीपल वुड रिस्पेक्ट हर, लोग जो है उसका आदर करेंगे।
दस इस प्रकार द टीचर गेव भोली ए न्यू होप, इस प्रकार टीचर जो है उसे एक नई उम्मीद देते हैं, न्यू होप एंड न्यू लाइफ, और एक नया जीवन फॉर हर, उसके लिए। द टीचर इनकरेज्ड हर, जो टीचर हैं उसको उत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करना। टू स्पीक, बोलने के लिए, प्रॉपरली मतलब सही तरह से। हर टीचर मेड हर बोल्ड, कहता है कि उसके टीचर उसे बोल्ड बना देते हैं। बोल्ड बनाने का मतलब होता है निर्भीक, साहसी। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। लर्नड यानी कि पढ़ा लिखा, एंड सेल्फ रेलियंट, जो वुमेन यानी कि जो अपने आप में विश्वास रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, 30-40 शब्दों में क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज मिस्टर हैरियट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, कहता है कि क्यों मिस्टर हैरियट, टेम्प्टेड मतलब प्रलोभित थे, चाहते थे, कीप रखना, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पर। आंसर देखें, इट वॉज ए टेम्पटेशन, टेम्पटेशन होता है प्रलोभन, टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखने के लिए, एट द सर्जरी मतलब हॉस्पिटल में। मिसिज पंपरे स्टार्टेड सेंडिंग फ्रेश एग्स, मिसिज पंपरे जो है शुरू कर देती है भेजना ताज़ा अंडे, एंड बोटल्स ऑफ वाइन, और शराब की बोतलें, फॉर ट्रिकी, ट्रिकी के लिए। ऑल दीज थिंग्स वर इंजॉयड बाय मिस्टर हैरियट एंड हीज असिस्टेंट, ऑल दीज थिंग मतलब ये सभी वस्तुएं यानी कि अंडे और वाइन्स, वर इंजॉयड यानी कि उसका आनंद लिया गया, बाय मिस्टर हैरियट के द्वारा, एंड हीज असिस्टेंट और उसके जो सहायक थे, जो डॉक्टर के जो सहायक होते हैं कंपाउंडर, उन्होंने और डॉक्टर ने जो है उन चीज़ों को एंजॉय किया। दिस टेम्प्टेड यानी कि ये जो प्रलोभन था, लालच था, दैम उनके लिए, टू कीप ट्रिकी को रखना, एज ए परमानेंट गेस्ट की वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पर रखना चाहते थे, एट द सर्जरी मतलब हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु केम टू मीट ओसबेल, ओसबेल से मिलने कौन आया था। व्हाट वाज हिज प्रोफेशन, और उसका क्या कार्य यानी कि वो क्या कार्य करता था। फावलर केम टू मीट हिम, फावलर जो है उससे मिलने आया था। ही वाज ए रोमांटिक राइटर, और वो एक रोमांटिक राइटर था, लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज हॉरेंस डैनबी ए टिपिकल थीफ, क्या हॉरेंस डैनबी एक चोर था। इफ सो अगर था, हाउ डू यू नो, तो तुम्हें कैसे पता चला। आंसर देखें, नो हॉरेंस वाज नॉट ए टिपिकल थीफ यानी कि वो एक चोर नहीं था। ही रोब्ड ओनली इन ए ईयर टू हैव इनफ मनी टू लास्ट फॉर 12 months। ही रोब्ड यानी कि वो लूटता था, ओनली वंस मतलब केवल एक बार, इन ए ईयर मतलब साल में, यानी कि साल में एक ही बार चोरी करता था। टू हैव इनफ मनी ताकि उसके पास पर्याप्त पैसे हों, लास्ट फॉर 12 months यानी कि जो एक साल चल जाए, यानी कि 12 महीने चल जाए, यानी कि एक साल चल जाए। ही वॉज फॉन्ड ऑफ एक्सपेंसिव बुक्स, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, यानी कि किसी चीज़ को बहुत अधिक पसंद करना, तो उसका मतलब उसको इंग्लिश में फॉन्ड ऑफ कहते हैं। एक्सपेंसिव बुक्स यानी कि महंगी किताबों, उसको महंगी किताबों का शौक था। विच ही यूज टू बाय, जिसको वो प्राय खरीदता था। फ्रॉम द स्टोलन मनी यानी कि चुराए हुए पैसे से। अदरवाइज ही वॉज कंसिडर्ड एज एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन, अदरवाइज इसके अलावा ही वाज कंसीडर उसको समझा जाता था एक ईमानदार और आदरणीय व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज थिंक टैंक्स फर्स्ट गैस अबाउट बुक्स, यानी कि थिंक टैंक जो है सबसे पहले किताबों के बारे में क्या अनुमान लगाता है। आंसर देखें, व्हेन थिंक टैंक लुक्स एट द बुक्स, यानी कि जब थिंक टैंक देखता है किताबों को, ही टेक्स देम फॉर ईडेबल्स, तो वो उसको खाने की चीज़ें समझता है। ईडेबल्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो खाने की हों। ही कॉल्स देम सैंडविच, वो उनको कहता है सैंडविच, कि ये सैंडविच है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज एम लॉइजल, यानी कि जो एम लॉइजल हैं वो किस तरह का व्यक्ति है। वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, और वो क्यों हमेशा उदास रहती हैं। आंसर देखें, एम ई लॉइजल इज़ ए ब्यूटीफुल वुमन, यानी कि एम लॉइजल जो है एक खूबसूरत औरत हैं। सी हैज़ हाई ड्रीम्स, उनके जो सपने जो हैं वो बड़े हैं। बट सी इज़ मैरिड टू ए पुअर मैन, परंतु वो शादी करती हैं एक गरीब व्यक्ति से।
सी ओवरलुक्स द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी कि वो ज़िंदगी की जो वास्तविकता है उससे ज़्यादा देखने की कोशिश करती हैं। एंड वांट्स टू लीड ए लाइफ विद लग्जरी, और चाहती है लीड ए लाइफ यानी कि जीवन जीना विद लग्जरी मतलब लग्जरी के साथ, यानी कि शानदार चीज़ों के साथ जो काफ़ी महंगी हो उसको लग्जरी कहते हैं, यानी कि एक शानदार जीवन जीना। वाई डिड द नरेटर नॉट लाइक हिज जॉब, आंसर देखें, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि नरेटर जो है, नरेटर बोलते हैं वर्णनकर्ता को, जो कहानी को सुना रहा हो, वर्णन कर रहा हो, कहता है कि वो अपनी जॉब से क्यों खुश नहीं था। आंसर देखें, he did not like his job because he had to serve summons। he did not like his job यानी कि वो अपनी जॉब को, यानी कि नौकरी से प्यार नहीं करता था। बिकॉज क्योंकि he had to serve summon, क्योंकि उसको सर्व करने थे, पढ़ते थे, यानी कि जो समन होते हैं, यानी कि जो कोर्ट के जो आदेश होते हैं उनको देने जाना पड़ता था। ऑन द वांटेड पीपल, किसको, ऐसे लोग जो वांटेड हों। एंड फॉर दिस, और इसके लिए ही हैड टू विजिट मैनीज डर्टी डार्क एंड सैडी प्लेसेस ऑफ द सिटी, तो इसके लिए उसको जाना पड़ता था, विजिट करना पड़ता था गंदी, डार्क मतलब अंधेरी, और सैडी प्लेसेस मतलब ऐसी जगह जहाँ पर धूप वगैरह ना हो, शहर की, ऑफ द सिटी मतलब शहर की, यानी कि ख़राब जगहों पे, यानी कि जो ख़राब और जो गंदी जगह है वहाँ पर जाना पड़ता था उसको अपने काम की वजह से, तो इसलिए वो जो है अपने काम को पसंद नहीं करता था। तो ये था आपका क्लास 10th का इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर कोड ए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।